हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हमारे रीसेंट परचेज, बेसिकली 2021 के मेजरली, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ्स और जिनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। तो वही सब मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या परचेज़ किया, उनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ है और उन सब के परचेज लिंक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम पोस्ट करें उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आता रहे। इसके अलावा आई एम ट्राइंग कि मैं रेगुलरली मंडे और थर्सडेज को वीडियो पोस्ट करूं, तो आप ज़रूर मंडे और थर्सडे को हमारी वीडियोस चेक कीजिए एंड हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक ऐसी आइटम की जो एक्चुअली मैंने एक इंस्टाग्राम एड के थ्रू परचेज़ किया था, विच इज़ दीज अल्फ़ाबेट्स। तो ये बेसिकली एक फोनिक सेट है, ये एक कॉम्बो में आया था। इसमें अल्फ़ाबेट्स और एक मैथ्स का भी सेट था। तो मैथ्स का सेट तो हमारा इतना यूज़ नहीं हो रहा है, बट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इसमें आपके बेसिकली कुछ कार्ड्स हैं जिसमें आपके एक साइड पे कैपिटल में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, एक साइड में स्मॉल में लिखे हुए हैं। सारे अल्फ़ाबेट्स का लाइक पेयर है, लाइक 2A है 2B, इस तरीके से 52 अल्फ़ाबेट्स हैं। और इसके साथ ही इसमें कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं जिनमें आपकी बेसिक स्पेलिंग है, जैसे कैट है, डॉग है, हैट है, ये सब कुछ है। तो ये बेसिकली एक फोनिक सेट है और ये दर्श को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया दर्श को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाने में। फोनिक साउंड हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं और इसके अलावा हम ट्राई भी करते हैं कि जो कार्ड उसके साथ आए हैं वो बेसिक वर्ड्स हम उन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बनाएं। और दर्शकों को इसमें आई थिंक इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसमें वो अल्फ़ाबेट्स को टच कर सकता है, उनको फील कर सकता है और उनके इतने मतलब ब्यूटीफुल कलर्स में वो आए हैं। आई थिंक सभी बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टेड लग सकते हैं। नाउ बात करते हैं एक बहुत ही स्मॉल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट परचेज़ की। जैसे कि लाइक दर्श के 2.5 साल के होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ कि ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस में स्पेंड करे। तो उसके लिए उसको पेंसिल और पेन में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो वो चॉक या इसके अलावा जो वाइट बोर्ड मार्कर होता है उसमें। और इसके अलावा मैंने उसके लिए थिक बहुत ही मतलब मोटे से उसके लिए मैंने कलर्स लिए हैं और इन तीनों से ही वो काफ़ी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करता है, उसको काफ़ी मज़ा आता है। वो इतने मोटे हैं कि उनकी उसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। इससे पहले हमारे पास जो नॉर्मल पतले वाले साइज़ के कलर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें दर्शकों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब से मैंने ये थिक वाले कलर्स लिए हैं और वो मोटा वाला मार्कर लिया है जिसपे जनरली टीचर्स लिखते हैं वाइट बोर्ड पे, उसके बाद से दर्श का राइटिंग में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप भी अपने बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की है या आप उसको लिखना सिखा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जो भी थिक कलर्स या थिक मार्कर्स आते हैं उनमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, उससे दर्श का तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है लिखने में। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, विच इज़ अ मैग्नेटिक बोर्ड, जो कि एक्चुअली मैंने आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में परचेज़ किया था। और उसको परचेज़ करने का रीज़न एक्चुअली ये था कि हम जब अपना न्यू ईयर ट्रिप प्लान कर रहे थे तो मुझे पता था कि हमारी काफ़ी ज़्यादा कार ट्रैवलिंग होने वाली है और दर्श कार में बहुत स्टेबल नहीं बैठता है। तो मैंने बेसिकली उसको एंगेज करने के लिए वो मंगाया था कि ठीक है वो थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा एंड उसके बाद जब हम ट्रैवल करेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर लेगा। तो उस टाइम पे तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आया, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स उसको वो इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है क्योंकि अब उसको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जब से उसने पेन को अच्छे से होल्ड करना, पेंसिल को होल्ड करना उसको समझ में आ गया है कैसे होल्ड करते हैं, तब से उस मैग्नेटिक बोर्ड में उसे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है और एक्चुअल में वो उसकी ग्रिप को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। क्योंकि आपको जब भी कोई मैग्नेट निकालनी होती है उस मैग्नेटिक पेन के थ्रू तो आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है और आपको पेन को इस तरीके से होल्ड करना पड़ता है। तो दर्श की ग्रिप आई थिंक उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। एंड इसके अलावा क्योंकि अब वो उसमें अलग अलग लाइक लाइंस बना सकता है, शेप बना सकता है, तो उसमें उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। और जब भी वो थोड़ा सा टायर्ड होता है, उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, तो जनरली हम खाने के साथ उस मैग्नेटिक बोर्ड के साथ भी प्ले करते हैं। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट और उसके मोस्ट फेवरेट आइटम की, विच इज़ अ लैपटॉप, टॉय लैपटॉप। तो वो लास्ट ईयर उसके बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने उसको गिफ्ट किया था एंड सिंस दैट डे वो उसका अभी तक का मोस्ट फेवरेट टॉय है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन वो उस लैपटॉप से प्ले नहीं करता है और 90% ऑफ द टाइम वो खाना खाते हुए वो लैपटॉप ही लेकर बैठता है। उस लैपटॉप में बेसिकली एक छोटी सी स्क्रीन है जैसे पुराने वाली वीडियो गेम्स में आती थी, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट आते हैं, नंबर आते हैं, इसके अलावा बटन्स हैं। तो उन बटन्स पे आप कोई वर्ड वो आपको बोलेगा, उसमें बेसिकली डिफरेंट मोड्स हैं। गेम का मोड है, नंबर का मोड है, स्पेलिंग का मोड है, अल्फ़ाबेट का मोड है। तो उस लैपटॉप पे आप जो भी मोड सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है
और कभी वो आपसे स्पेलिंग पूछेगा कि ये स्पेलिंग किस वर्ड से स्टार्ट होती है, इसके अलावा ये टोन कौन से बटन पे है, ये नंबर आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो इस तरीके से बच्चों को बेसिकली अल्फ़ाबेट सिखाने में या नंबर सिखाने में या एक ओवरऑल उनकी पिक्चर मेमोरी इंप्रूव करने में वो लैपटॉप काफ़ी हेल्पफुल है। एंड दर्श को तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और अब तो उसको सारे टोन भी याद हो गए। इवन वो मुझे भी नहीं याद है कि कौन से बटन पे कौन सा टोन है, बट वो उसने याद कर ली। वो इतना ज़्यादा खेलता है उसके साथ। बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो अभी मैंने कुछ महीनों पहले ही परचेज़ किया है, विच इज़ अ फीडिंग चेयर। एंड उसको परचेज़ करने के पीछे बहुत ही डिफरेंट सा रीज़न है। एक्चुअली दर्श जिस चेयर पे बैठ के खाना खाता है, उसी चेयर पे बैठ के वो टीवी भी देखता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको ना, जैसे ही वो चेयर पे बैठता था, वो हमेशा बोलता था कि अब टीवी ऑन करो। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसको उस चेयर पे बैठ के खाना खिलाने के लिए। तो इसलिए मैंने एक्चुअली ये फीडिंग चेयर परचेज़ की। और ये फीडिंग चेयर बहुत सस्ती भी है, इसमें ऐसा भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि जनरली 3-3.5 साल के बाद आप वैसे भी फीडिंग चेयर्स को यूज़ नहीं करते हो। तो इसलिए मैंने एक सस्ती सी चेयर ली, जिससे कि मेरा पर्पज़ भी सॉल्व हो जाए कि मैं उस चेयर को कहीं भी रख सकती हूँ। और इसके अलावा दर्श को भी आदत रहे कि हाँ, वो चेयर पे बैठ के प्रॉपरली जिस तरीके से खाना खाया जाता है उस तरीके से ही खाए। नाउ आती है बारी किचन सेट की, जो कि जिस दिन से परचेज़ किया है वो भी उस दिन से दर्श को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसमें हम टाइम टू टाइम एडिशन भी करते जा रहे हैं। किचन सेट के तो काफ़ी सारे आइटम दर्श ने बैल्कनी से फेंक के खो दिए हैं, लेकिन हम उसमें जैसे फ्रूट्स ऐड कर लिया है, चकला पिलन ऐड कर लिया। तो बेसिकली वो, क्योंकि वो कॉपी करता है कि जो भी मैं किचन में कर रही होती हूँ, वो अपना किचन सेट लेके आ जाता है शाम को, जब से मैं डिनर बनाती हूँ, और वहाँ पे बैठ के जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे ही वो करता रहता है। तो किचन सेट वैसे भी एज एन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ही प्रिटेंड प्ले है। उससे बच्चों के सोशल इमोशनल स्किल्स बिल्डिंग भी बहुत अच्छा होता है। आता है एक और टॉय विच इज़ अ कार स्टेयरिंग व्हील। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इसके बारे में मेंशन भी किया था कि बेसिकली जब भी हम ट्रैवल करते थे तो दर्श को वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। एंड देन उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो आई केम टू नो कि अगर बच्चे को आप फ्रंट पे ज़्यादा दिखाओगे, उसका फोकस रोड पे रहेगा, सामने की चीज़ें वो ज़्यादा देखेगा, तो उस केस में बच्चे को वॉमिटिंग कंपैरेटिवली कम आती है। तो इसलिए मैंने ये जो स्टीयरिंग व्हील था वो ऑर्डर किया था। वैसे उसकी वर्थ नहीं है जितने का वो आया था, बट ठीक है, मेरा पर्पज उससे सॉल्व हो गया। वो स्टीयरिंग में बेसिकली म्यूजिक है, कुछ हॉर्न बटन है, इसके अलावा फ्लैप है कि आप उसको लेफ्ट राइट करोगे तो अलग अलग एक साइड एम्बुलेंस की साउंड आएगी, एक साइड फायर ब्रिगेड की साउंड आएगी। बॉस का साइज कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन ठीक है, दर्श को वो पसंद आ रहा है। दर्श उसको जब लेकर बैठता है तो वो इमिटेट करता है अपने डैडी को कि जैसे वो ड्राइविंग कर रहे हैं वैसे ही मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मेरा पर्पज़ उससे ऑल एंड ऑल सॉल्व हो रहा है और उसको हमने परमानेंटली अपनी कार में ही रखा हुआ है, ताकि हम कभी भी जाएं तो ऐसा ना हो कि हम उसे ऊपर भूल जाएं। वो जैसे ही हम कार में बैठते हैं, दर्शक उसको अपने स्टीयरिंग को मांग लेता है और वो ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है। नाउ बात करते हैं हमारी सबसे रीसेंट परचेज की, विच इज़ मैग्ना टाइल्स। तो मैग्ना टाइल्स भी दर्श को 1-2 दिन उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया था, बट जब उसको समझ में आया कि वो कैसे कनेक्ट होती हैं, वो उनके अंदर मैग्नेट है, वो आपस में बहुत ही ईजिली उनसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड मैग्ना टाइल का भी ऐसी है जैसे लैपटॉप है उसका, कि जब भी उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो लैपटॉप से भी बोर हो जाता है, तो आती है हमारी मैग्ना टाइल। और मैग्ना टाइल्स ऐसी है कि उनसे वो लाइक 1-1 घंटे तक अकेले खेलता रहता है, उसको कोई भी नहीं चाहिए जब वो मैग्ना टाइल से खेलता है। तो और मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मैग्ना टाइल्स या ब्लॉक से खेलने के तो ऑटोमेटिकली इतने सारे फ़ायदे हैं। बच्चों के मोटर स्किल्स को वो इम्प्रूव करती हैं, वो बेसिकली उनकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक ओपन एंडेड प्ले है। और मैग्ना टाइल से इतने डिफरेंट स्ट्रक्चर, इतने डिफरेंट चीज़ें बच्चे बना सकते हैं जो यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितना अच्छा एक एक्सपोजर देती हैं बच्चे। तो वी आर टोटली लविंग दीज मैग्ना टाइल्स ऑल्सो। ये हमने अमेजन से परचेज की थी, बट ये बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। जो मैंने परचेज की थी उनकी क्वालिटी इज़ डिसेंट, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, बट प्लास्टिक क्वालिटी इज़ फाइन। और बात करते हैं एक ऐसे आइटम की जो हम ऑलमोस्ट हर महीने थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहते हैं, विच इज़ बुक्स। तो बुक्स में मैं बेसिकली जो भी दर्श को सिखा रही होती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि उस कैटेगरी की, उस टाइप की एक बुक में ज़रूर लूँ। जैसे रिसेंटली मैंने उसको पेपा पिग के बारे में बताया, तो हमने एक पेपा पिग की ऑडियो बुक इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा मैं उसे जैसे अपोजिट वर्ड सिखा रही हूँ, तो अपोजिट वर्ड की एक बुक ली, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इसके अलावा फोनिक्स, जैसे हमने रिसेंटली फोनिक्स याद किए हैं, तो फोनिक्स की एक बुक, फोनिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए हम राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग के लिए जो एक राइटिंग प्रैक्टिस की बुक्स आती है। तो इस तरीके से जो भी हम सीख रहे होते हैं या जो भी हम लर्न कर रहे होते हैं, हम उस टाइप की एक बुक ज़रूर मंगाते हैं। गुड मैनर्स है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप बुक के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं।
और बच्चे जब बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं जो स्पेसिफिकली जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स बने होते हैं, कलरफुल पिक्चर्स होते हैं, तो उनसे बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं, उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है और वो इमिटेट भी करते हैं। अगर आपने उस पिक्चर के अराउंड बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई तो बच्चा उसको बहुत जल्दी याद भी कर लेगा, और जब भी आप नेक्स्ट या आफ्टर फ्यू डेज आप उसको रिकॉल करोगे तो बच्चा बहुत ईजिली उससे रिलेट कर पाएगा, पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में। तो बुक्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना ही चाहिए, उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली बुक्स परचेज कीजिए, मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। एंड इसके अलावा मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, कुछ बुक्स बेसिक्स हो, कुछ बुक्स में ज़्यादा बड़े बड़े पिक्चर्स हो, मतलब कुछ बुक्स बोर्ड बुक्स टाइप की हो जिनका थिक जो पेपर होता है बहुत थिक होता है, बोर्ड जैसा होता है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि हाँ अगर मैं उसको एक ही टाइप की लेक्चर में अगर उसको सारी बोर्ड बुक से इंट्रोड्यूस करूँ तो उसको जो नॉर्मल पतली वाली बुक्स आती है उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना रहे। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिफरेंट जो लुक और फील की बुक्स होती हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करूँ। ना बात करते हैं लास्ट आइटम की, विच इज़ अ डाइपर बैग। तो ये मेरा थर्ड डाइपर बैग है, लाइक दर्श अभी 2 ईयर 9 मंथ्स का है और मैंने थर्ड डाइपर बैग परचेज किया है। और जो मेरे पुराने वाले डाइपर बैग थे उसमें से एक ख़राब हो गया, एक सही है, बट फिर भी मैंने एक्चुअली परचेज़ किया। उसका मेजर रीज़न ये था कि जैसे जब भी हम कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, मेजरली जब हम रोड ट्रिप पे जाते हैं, तो जो मेरा डाइपर बैग था जो मैं लास्ट में यूज़ कर रही थी उसमें मुझे लगता था कि सामान शायद बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अब दर्श के कपड़े भी होते हैं, खाने का काफ़ी सामान हो जाता है। तो आई थॉट कि मैं एक थोड़ा बड़ा डाइपर बैग लेती हूँ, इसलिए मैंने लव लैब का एक डाइपर बैग लिया जो कि बैक पे टांगने वाला है। इससे पहले मैंने दोनों डाइपर बैग एक साइड से टांगने वाले यूज़ किए थे, बिकॉज मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे दर्श को गोदी में लेके या जनरली दर्श को कैरी करने के साथ। बट इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये वाला डाइपर बैग भी ट्राई कर लेते हैं। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो सेपरेटली पोस्ट करूँ अबाउट माई एक्सपीरियंस। बट ऑल एंड ऑल वो डाइपर बैग भी अच्छा है, एंड इसके अलावा उसमें कंपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं जो चीज़ों को सेग्रीगेट करने में मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड मेरा पर्पज़ उससे सॉल्व हो रहा है, बट आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड। जो पर्पज़ के लिए मैंने उसको लिया था वो पर्पज़ मेरा 100% उससे मीट नहीं हो रहा है, बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा वाटर प्रूफ भी है वो बैग, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। दैट्स इट, ये थे कुछ हमारे रीसेंट 10 परचेज जो हमें काफ़ी ज़्यादा हम हेल्पफुल रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आ रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें से आपका फेवरेट आइटम कौन सा है, या इसमें से कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या फीडबैक है उसके बारे में। एंड इसमें से मैक्सिमम आइटम्स के वीडियो आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ जिसमें आप हमें देख सकते हैं इनमें से सारे आइटम्स को यूज़ करते हुए कि हम कैसे कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं और दर्शकों को उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे और पेरेंटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारी वीडियोस जो आपको पसंद आ रही हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और पेरेंट्स के साथ, ताकि वो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।